वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का लेक्चर सोशल साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इस चैप्टर में सेक्शन बी से क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपको इस पैराग्राफ में समझने हैं। द डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर. Cooperation among all the nations has increased, hence new attitude has developed. Countries have become oriented towards peaceful coexistence and world peace. जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में नई नई डिस्कवरीज होती हैं, पूरी दुनिया में पीस यानी कि शांति का एक माहौल बनता है और ये एक ही चीज से पॉसिबल हो पाया है, विच इज कॉपरेशन, यानी मिलजुल करके काम करने से नई चीजें इन्वेंट होती है, नई चीजों का डिस्कवरी होती है, साथ ही दुनिया प्रॉस्परस बनती है. साइंस मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज. यहां से क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी? सो द साइंस मीन सिस्टमैटिक नॉलेज. किसी भी चीज को अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम साइंस कहते हैं. और उस सिस्टमैटिक ढंग से समझी हुई चीज को प्रैक्टिकली यूटिलाइज करना, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो साइंस एक थियरी है जिसे हम सिस्टमैटिकली समझते हैं और उस थियरी से इन्वेंट की गई जो चीज है उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड्स, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर. हालांकि इन दोनों शब्दों में काफी फर्क है, लेकिन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा कह सकते हैं. दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं. हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया का जो हेरिटेज रहा है एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, इस चैप्टर में इन डिटेल हम उस चीज को समझेंगे. और हेरिटेज के तौर पर जब हम साइंस टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं, समझते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आने वाले समय में भी ठीक वैसे ही इन्वेंशन या डिस्कवरीज करते रहें जैसे कि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में भारत के लोगों ने किया था. स्टार्ट. द ग्रेट सेजेस ऑफ आवर एंशिएंट इंडिया हैव गिफ्टेड इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ साइंस टू द वर्ल्ड. They have made outstanding contribution in the field of metallurgy, chemistry, science of medicine, surgery, mathematics, astronomy, astrology, वास्तु शास्त्र and physics. तो ये सारे सब्जेक्ट्स में हमारे एंशिएंट सेजेस ने, ऋषियों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडिया को आगे बढ़ने के लिए. और इस चैप्टर में हम इन अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो एंशिएंट टाइम में सेजेस ने कंट्रीब्यूशन किया है उसी टॉपिक के बारे में इन डिटेल समझेंगे. इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस. India has contributed not only in the field of literature, art, religion, education and philosophy, but also it has made immense contribution in the field of science and technology. भारत ने सिर्फ प्राचीन काल में आर्ट, लिटरेचर, क्राफ्ट, इन चीजों में ही कंट्रीब्यूट नहीं किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारा ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कि दुनिया आज इसका इस्तेमाल करती है. मॉडर्न एज रिसर्चर्स हैव proved that India has scientific attitude along with religious outlook. मॉडर्न लोग जो हैं वो कहते हैं कि पास्ट में, एंशिएंट टाइम में इंडिया का जो एटीट्यूड था वो साइंटिफिक एटीट्यूड था और इस साइंटिफिक एटीट्यूड की वजह से हमारे यहाँ कई तरीके की इन्वेंशंस हुई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमारे सेजेस का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है. सबसे पहला मेटलर्जी. ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मेटल के रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं. मेटल्स कैसे लंबे समय तक हम रख सकते हैं उन्हें संभाल करके, उन पे किन किन तरीकों के केमिकल्स का यूज कर सकते हैं और उनकी यूटिलिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस सब्जेक्ट्स में हम यही पढ़ते हैं. सिंस एंशिएंट एज द पीपल ऑफ इंडिया यूज मेटलर्जी इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ. एंशिएंट टाइम से मेटल्स का इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं. हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस ने जो फर्स्ट मेटल का इस्तेमाल किया था वो था कॉपर. और मेटल्स की यूटिलिटी को लंबे समय तक, उसके लाइफ स्पान को बढ़ाने के लिए हमने अलग अलग तरीके के केमिकल जो है वो प्रैक्टिसेस उस मेटल्स के ऊपर किए और मेटलर्जी साइंस में इस तरीके से हमने खूब सारा
इन्वेंशंस किया, खूब सारी कंट्रीब्यूशंस दिए पूरी दुनिया को। Ancient India made extraordinary progress in the field of metallurgy. A metallic idol of female dancer discovered from Indus Valley civilization is an exemplary achievement of ancient India. इसके एक एविडेंस, एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ मेटल्स के आइडियल्स, मूर्तियां बनाई थी। वो मूर्तियां स्टिल आज भी 2500 3000 सालों से वैसे ही मिट्टियों में दफन थी, जो कि एक्सकेवेशन के बाद हमें आज मिली है। और ये चीज बताती है कि हमारे एंशिएंट सेजेस, हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स कितने ग्रेट थे इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, और इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन हमारा बहुत बड़ा रहा है। लेटर स्टैचूज ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुषाण पीरियड हैव बीन फाउंड एट तक्षशिला। यहां से क्वेश्चन बनेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब बुद्ध धर्म भारत में आया, लगभग आज से 2500 साल पहले, बुद्ध धर्म के आने के बाद बुद्ध के रिलेटेड कई सारे स्टैचूज हमें देखने को मिलती है। और ये जो स्टैचू है वो बिलोंग करती है कुषाण पीरियड से, यानी कुषाण राजाओं के जमाने में ये बुद्ध के स्टैचू बनाई गई थी, जो कि आज के बिहार तक्षशिला, आज का जो पाकिस्तान है तक्षशिला में ये मौजूद है। नेक्स्ट, in South India during the Chola period, numerous metals idols were made. The statue of Nataraj, a masterpiece in sculpture, is famous all over the world. It is preserved in a museum at Chennai. South India में भी मेटलर्जी के फील्ड में बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन हमारा रहा है, और साउथ इंडिया में एक मेटलर्जी का एविडेंस हमें मिलता है, या मेटलर्जी साइंस को दिखाने का एक एविडेंस हमें मिलता है, जो है स्टैचू ऑफ नटराज, जो कि नृत्य करते हुए भगवान शिव की स्टैचू है। ये स्टैचू जो है उसे प्रिजर्व करके रखा गया है म्यूजियम एट चेन्नई में। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि साउथ इंडिया में जो नटराज की स्टैचू मिली है, फिलहाल उसे कहां प्रिजर्व करके रखा गया है? सो द आंसर विल बी म्यूजियम एट चेन्नई। Another well-known metal idol, Ram the Archer, can be seen in the museum. Artistic statues of god, goddesses, birds and animals and betel nuts cutters are considered to be the best example of metallic art. इसके अलावा beside this हम देखते हैं कि चेन्नई के म्यूजियम में जो नटराज की स्टैचू है, इसके अलावा हमें राम जो कि धनुर्धानी फॉर्म में है, धनुर उठाए हुए फॉर्म में है, उसकी भी आइडियल हमें देखने को मिलती है। साथ ही आर्टिस्टिक स्टैचू लाइक गॉड एंड गॉडेसेस की, बर्ड्स एंड एनिमल्स की भी स्टैचूज हमें देखने को मिलती है, जो कि मेटलर्जी की साइंस में हम बहुत महान थे एक जमाने में, ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री, जिसको हम अल्केमिकल लोर भी कहते हैं। केमिस्ट्री की फील्ड में हमारे एंशिएंट टाइम के जो सेजेस थे, लोग थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इस टॉपिक में, हमें यही देखना है। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। यहां से फिल इन द ब्लैंक्स का समटाइम क्वेश्चन बनता है। केमिस्ट्री कैसी साइंस है? तो केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, जिसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही प्रूफ किया जा सकता है। This science is very useful for various minerals, plants, seeds for agriculture, making of various metals or to bring changes in them. It is also useful for making medicine. तो जो केमिस्ट्री है वो अपने आप में डेली लाइफ में काफी यूज करने वाली चीज है। साथ ही मेटल्स को रंग देना अलग अलग, या मेटल्स की लाइफ स्पान को बढ़ाने के लिए हम केमिस्ट्री का बहुत बेहतर ढंग से यूज करते हैं। नेक्स्ट, Acharya Nagarjuna, a learned Buddhist of Nalanda University, is known as Acharya in the field of chemistry. तो हम सब जानते हैं कि जो आचार्य नागार्जुन थे, ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, जिसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आचार्य की उपाधि इन्हें मिली थी। ये इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री अपने आप में एक महान व्यक्तित्व रखते हैं, और केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। He had written books like रस रत्नाकार एंड आरोग्य मंजरी। तो आचार्य नागार्जुन ने 2 किताब लिखी थी केमिस्ट्री के ऊपर, जिसमें से एक किताब का नाम है रस रत्नाकार और दूसरा आरोग्य मंजरी। आचार्य नागार्जुना एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी अलोंग विथ हर्बल मेडिसिन्स। हम सब जानते हैं कि आज जो मॉडर्न मेडिसिन के नाम से एलोपैथी जानी जाती है, इस एलोपैथी के बारे में जो पहली समझ हमें दी वो आचार्य नागार्जुन जी ने दी।
It is a belief that the use of mercury ash as a medicine was initiated by him. उनका ये मानना था कि जो मर्क्यूरी है या मर्क्यूरी का जो ऐश है उसका इस्तेमाल हम एज अ मेडिसिन कर सकते हैं। पहली बार उन्होंने इस थियोरी को प्रपोज किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड फर्नेस फॉर स्टडी एंड रिसर्च। तो बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उस यूनिवर्सिटी का अपना एक लेबोरेटरी था जहां पर केमिस्ट्री और केमिकल रिलेटेड चीजों का रिसर्च होता था, एक्सपेरिमेंट होता था और जो प्रोफेसर्स होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो किसी खास कंक्लूजन पे निर्णय में आते थे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन रास operas, 10 types of poisons as well as various types of salts and ash of minerals is seen in the chemistry। तो हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में उस जमाने में कई तरीके के पॉइजन्स नागार्जुन जी ने बनाया था, कई तरीके के जहर उन्होंने बनाए थे, अलग अलग चीजों को कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन करके। साथ ही उन्होंने कई तरीके के सॉल्ट बनाए थे, कई तरीके के मिनरल्स बनाए थे केमिस्ट्री का यूज करते हुए। द कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा रिफ्लेक्ट एन एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो हमें जो बुद्ध की कॉपर स्टैच्यू मिलती है ये एक एग्जाम्पल है या ये एक रिफ्लेक्ट करता है इस चीज को कि केमिस्ट्री के फील्ड में हमने काफी ज्यादा और काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। द कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा डिस्कवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज 7.5 7.5 फीट हाइट की ये स्टैचू हमें मिली है सुल्तानगंज भागलपुर जिला जो कि बिहार राज्य में है। इसका जो वेट है वो तकरीबन 1 टन के आसपास, 1000 किलो के आसपास इसका वजन है। द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा एट नालंदा इज 18 फीट हाई। तो इसकी जो हाइट है नालंदा में पाई गई है स्टैचू उसकी है तकरीबन 18 फीट। साथ ही एन एक्जिक्यूसाइड एग्जाम्पल ऑफ विजय स्तंभा द 24 फीट हाई आयरन पिलर विच वेट 7 टन्स। एक और विजय स्तंभ के नाम से 24 फीट एक आयरन के पिलर है, लोहे का एक स्तंभ है जिसकी जो वेट है, वजन है वो तकरीबन 7 टन के आसपास है, 7000 किलो के आसपास है और इसकी हाइट 24 फीट है। साथ ही बिल्ड बाय चंद्रगुप्ता टू, इसे किसने बनवाया था? चंद्रगुप्ता टू ने बनवाया था। इंस्पाइट द नेचर फेरी ओवर सेंचुरीज द पिलर हैज नॉट येट कोरोडेड। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्केमिकल लोर ऑफ इंडिया। ये जो पिलर है, आयरन पिलर, जिसकी हाइट 24 फीट है और जिसका वजन तकरीबन 7 टन के आसपास है, ये आज भी कोरोड नहीं हुआ है, मतलब इसमें जंग नहीं लगा है। ये साबित करता है कि एंशिएंट टाइम में इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कितना महान कंट्रीब्यूशन इंडिया का रहा होगा। साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सेक्शन डी में यहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली बनते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इजीली आप नोट्स बना सकते हैं और उसे लर्न कर सकते हैं। इंडिया अटेन एन अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। पहली ही लाइन आपको नोट्स में लिखनी है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा इन द फील्ड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन रहा है। हमने दुनिया को क्या दिया, इस टॉपिक में यही पढ़ना है। Since ancient period, Maharshi Charak, Maharshi Shushruta and Vagbhatta pioneered the Indian medicine, science and surgery। ये जो 3 ऋषि थे जिनमें से एक महर्षि चरक, दूसरे महर्षि सुश्रुत और तीसरे महर्षि वाग्भट, इन तीनों ने मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ ही ये पायनियर माने जाते हैं इंडिया के साइंस एंड मेडिसिन की फील्ड में। Through their intense researches and reach to the greatest height, जो कि भारत की हाइट को, ऊंचाइयों को बहुत ज्यादा बढ़ाती है इनके कंट्रीब्यूशन के बाद। महर्षि चरक हैज रिटन अ बुक चरक संहिता, ये नोट्स में आपको लिख लेना है। दूसरी चीज, महर्षि चरक ने चरक संहिता नाम की किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने क्या क्या चीजें मेंशन किया है वो हम देखते हैं। इन विच ही हैज मेंशन ओवर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स। यहां से क्वेश्चन बनेगा, इन विच टेक्स्ट बुक महर्षि चरक मेंशन ओवर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स। सो द आंसर विल बी चरक संहिता। तो चरक संहिता नाम की किताब में 2000 से ज्यादा मेडिसिनल हर्ब्स की
इन्होंने चर्चा की है। साथ ही महर्षि सुश्रुत हैज मेंशन्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी। तो महर्षि सुश्रुत जो थे, इन्होंने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में अलग अलग सर्जरी के रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया है। इसको ठीक ऐसे याद रखना है कि जो सुश्रुत है उनका नाम भी एस से शुरू होता है और इन्होंने जो किताब लिखी उसमें सर्जरी के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं। सो एस से सुश्रुत और एस से सर्जरी, ये बिल्कुल रिलेटेड है। द इंस्ट्रूमेंट्स वेर सो शार्प दैट दे वुड स्प्लिट अ सिंगल वर्टिकल हेयर इनटू 2 डिवीजन। इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो बहुत शार्प होते थे और जब ये चीरते थे तो एक बाल के आकार की जो है वो कट लगती थी। इतने शार्प इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे इन्होंने। वाग्भट हैज रिटन अ बुक वाग्भट्टा संहिता। हमें ध्यान रखना ये जो तीनों ऋषि हैं इन्हीं के नाम से किताबें लिखी गई। जैसे ऋषि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता, ऋषि वाग्भट ने वाग्भट संहिता और जो तीसरा है ऋषि चरक, इन्होंने चरक संहिता। चरक संहिता में ओवर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स का जिक्र है। साथ ही जो सुश्रुत संहिता है इसमें तकरीबन हजारों ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र है जिस इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी किया जा सकता है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क स्टडी ऑफ Charak Samhita, Sushruta Samhita and Vagbhatta Samhita is a very useful for every doctor. Hindu herbal science of ancient time is enriched with huge collection of minerals and medicines from plants and animals. तो ये जो तीन किताबें हमने देखी, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और वाग्भट संहिता, इन तीनों किताब का इस्तेमाल आज के मॉडर्न डॉक्टर्स भी अपनी पढ़ाई के दौरान करते हैं। और साथ ही ये जो तीन किताब है वो एंशियंट हिंदू साइंस सर्जरी को बताता है कि हिंदुस्तान में जो साइंस, मेडिसिन और सर्जरी को लेकर के किताबें लिखी गई उन किताबों में कितनी महान चीजें उपलब्ध है जो कि दुनिया आज भी स्टडी के दौरान इस्तेमाल करती है। Presented a detailed and complicated process of making medicines, their classifications and their usage. They could even stop blood circulation with bowl-shaped bandage. They could skillfully operate on abdomen, kidney, cataract, hernia, stone, piles and bladder etc. इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिसिन्स बताए थे, इस इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन से हम कई तरीके की सर्जरी भी किया करते थे। साथ ही उस सर्जरी के बाद जो डाइट फॉलो करना होता है, डॉक्टर आपको वो डाइट के बारे में भी बताते थे। किन अलग अलग तरीके की बीमारियों की सर्जरी करना हम जानते थे। तो जैसे ब्लड फ्लो अगर हो रहा है, खून निकल रहा है, तो उसे भी रोकना ये डॉक्टर्स यानी ये सर्जन्स जानते थे। उसके साथ यहां पर दिया है दे कुड स्किलफुली ऑपरेट एब्डोमेन, यानी कि जो पेट के संबंधित सर्जरीज होती थी वो भी किया करते थे। किडनी, कैटरेक्ट यानी आंखों में जो मोतियाबिंद हो जाता है उसके रिलेटेड भी ये सर्जरी किया करते थे। हर्निया, स्टोन, पाइल्स और ब्लैडर, ऐसे तमाम अलग अलग बीमारियों की सर्जरी करके वो ठीक पेशेंट्स को किया करते थे। They could classify, also join the broken or displaced bones and extract the things pierced into the body easily and skillfully. वो बोन्स को भी डिस्प्लेस करते थे या जो टूटी हुई हड्डियां होती थी एक्सट्रैक्शन करके उन्हें जोड़ना भी वो जानते थे, जो मॉडर्न टाइम में इसका यूज किया जाता है। एजेड पर्सन्स के जब बोन्स, हड्डियां टूट जाती है तो उसे एक्सट्रैक्ट करते हुए ज्वाइन किया जाता है। तो ये जो मेथड था ये एंशिएंट टाइम में फॉलो किया जाता था। रिकॉग्नाइज सिम्टम्स एंड डायग्नोज द डिसीज, ये इंपॉर्टेंट था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक पेशेंट उनके सामने आया और मन गढ़ंत बीमारी बता करके उन्होंने उसका इलाज कर दिया। बकायदा पेशेंट्स की जांच होती थी, डायग्नोज किया जाता था। आफ्टर डायग्नोज उसके बीमारी को समझने के बाद उसके ठीक करने के अलग अलग उपाय पेशेंट्स को बताए जाते थे। यानी आज मॉडर्न मेडिसिन जिस स्टेप्स को फॉलो करता है बीमारी की जड़ तक जाने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए, सेम प्रोसीजर्स, सेम स्टेप्स फॉलो किया करते थे हमारे एंशिएंट सेजेस, जिससे बीमारी का पता लगाया जा सके, साथ ही बीमारी को ठीक किया जा सके। दे ऑल्सो गेव डाइटरी डायरेक्शंस आफ्टर पोस्ट रिकवरी ऑफ
डिसीजेस। किसी भी बीमारी से रिकवरी के बाद आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी है ये भी रेकमेंड किया करते थे। ये बहुत बेहतर चीज थी। दे हैड नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एज वेल जॉइनिंग नोज एंड ईयर्स। हम सब जानते कि ये जो सर्जन्स थे इनके पास नॉलेज था कि ये कटे हुए नाक और कान इन दोनों को जोड़ा करते थे। जैसे एंशिएंट टाइम में हमने देखा होगा सजा के तौर पर जो राजा होते थे वो नाक या कान काट दिया करते थे। जैसे रामायण का एक प्रसंग है जिसमें जो सुप्रनेखा है उसकी नाक काटी जाती थी। तो ये एक कहानी हमें बता रही है कि या एविडेंस दे रही है कि उस समय सजा के तौर पर शायद नाक या कान काटने का चलन ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि जो बीमारी ज्यादा होती है या जो प्रॉब्लम ज्यादा होती है उसके रिलेटेड चीजें भी अपने आप खड़ी हो जाती। तो नाक और कान काटने का जो सिलसिला था वो उस जमाने में शायद ज्यादा होगा। दैट इज वाई रिपीटेडली हम देखते हैं कि ऐसे सर्जन्स नाक और कान को जोड़ा करते थे। ये एक पूरा प्रोसीजर होता था। जैसे कि नाक अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का कट चुका है तो जो सर्जन होते थे सेजेस होते थे वो पहले नाक पर पत्ते लगाया करते थे। उस पत्ते के शेप को काट करके और बॉडी के अलग हिस्सों से सेम शेप की स्किन निकाल करके यहां पर वो ज्वाइन किया करते थे। ऐसे तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए वो सर्जरी किया करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। दे showed a keen interest in teaching students the methods of surgery by doing surgery on the dead body or on the wax statue। तो ये जो सर्जन्स हुआ करते थे ये अपने स्टूडेंट्स को सर्जरी भी सिखाया करते थे दो मेथड से। एक तो जो डेड बॉडीज होती थी, जैसे ये नदी के किनारे बैठते थे सर्जन्स, अपने स्टूडेंट्स को भी बिठाया करते थे। नदी से बहकर आने वाली जो लाश होती थी, डेड बॉडीज होती थी, उन डेड बॉडीज को नदी के किनारे रखते हुए उनके ऊपर ये प्रैक्टिस किया करते थे सर्जरी का, जैसे आज हम मॉडर्न मेडिसिन में देखते हैं। साथ ही मोम के पुतले बनाया करते थे और मोम के पुतले पर ये प्रैक्टिस किया करते थे सर्जरी की। साथ ही अपने स्टूडेंट्स को भी टीच किया करते थे कि वो भी सर्जरी कर सके। They conducted risky operations during delivery. They were expert gynecologists and pediatricians। तो हम सब जानते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि किसी क्रिटिकल सिचुएशन में जब किसी महिला की डिलीवरी होती है प्रेगनेंसी के बाद, तो डिलीवरी के समय ये ऑपरेशन से भी बच्चे को डिलीवर करते थे। साथ ही हमारे एंशिएंट सेजेस जो आज हम महिला विशेषज्ञ कहते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी हुआ करते थे। और यहाँ पर एक शब्द है पीडियाट्रिशियन। तो ये जो है बच्चों का जो विशेषज्ञ होता है, चिल्ड्रन डॉक्टर जिसे कहते हैं, उसे हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, सेजेस थे, सर्जन्स थे, वो गायनोकोलॉजिस्ट भी थे, महिलाओं के भी विशेषज्ञ थे और बच्चों के भी विशेषज्ञ थे। साथ ही जानवरों के भी विशेषज्ञ हुआ करते थे उस जमाने में। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हम यही देखेंगे, जिसे हम वेटरिनरी डॉक्टर कहते हैं, जो जानवरों का इलाज वगैरह करता है। वेटरिनरी साइंस ऑल्सो डेवलप इन एंशिएंट इंडिया। दे रॉट बुक्स ऑन डिसीजेस रिलेटेड टू दी हॉर्सेस, यानी अश्व जिसे हम संस्कृत में कहते हैं। वो कई तरीके के जानवरों का इलाज करते थे। यहां पर एक एग्जाम्पल आपको दिया है, घोड़े की अनेक बीमारियों को वो ठीक किया करते थे वेटरिनरी डॉक्टर्स। साथ ही एलिफेंट्स, हाथियों के संबंधित अगर कोई समस्याएं हैं, उनको किसी तरीके की डिसीज है, बीमारी है, वो भी ठीक किया करते थे। अमॉन्ग देम हस्ती, आयुर्वेदा, शलिहोत्रा एंड अश्वशास्त्र आर वेल नोन। तो ये तमाम तरीके की चीजें आपको गिवन है जहां पर वेटरिनरी डॉक्टर्स मेंशन करते थे कि अलग अलग बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए। द स्कॉलर साइंस राइटर ऑफ मेडिसिन Vagbhatta made valuable contribution through his work Ashtang Hriday in the field of diagnosis। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी अष्टांग हृदय, जिसमें बीमारियों को डायग्नोज करने का तरीका बताया गया था, मतलब बीमारियों का पता लगाने का तरीका बताया गया था। अब टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के परसेप्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ने में भी काफी मजा आने वाला है। Many epoch making mathematical discoveries were considered to be made in India through which contemporary global affairs are carried out। हम सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स के फील्ड में तो हमारा ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है। हम अगर देखें तो
यहाँ पे आर्यभट्ट से लेकर के रामानुजन तक जो हमारी एक पूरी पीढ़ी रही है, उन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ ही इस टॉपिक में आपको नोट्स कहाँ से बनाने, सबसे पहली लाइन जो है वो आपको बनानी है कि मैथमेटिक्स की फील्ड में हमारा ग्रेट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन रहा है सिंस एंशिएंट टाइम। द गिफ्ट्स ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड आर डिस्कवरी ऑफ जीरो। दूसरे ही पॉइंट में आपको लिखना है कि भारत ने पूरी दुनिया को जो तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, वो था डिस्कवरी ऑफ जीरो, शून्य की खोज। साथ ही डेसिमल्स सिस्टम, अलजेब्रा, थ्योरम ऑफ बोधायन। तो डेसिमल सिस्टम भी जो दशमलव वाला सिस्टम है, साथ ही जो अलजेब्रा वाला सिस्टम है, थ्योरम ऑफ बोधायन, इन तमाम तरीके की मैथमेटिकल थियरीज का हमने डिस्कवरी किया और पूरी दुनिया को दिया। साथ ही ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक, ये भी मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ये ब्रांच की भी डिस्कवरी भारत ने की और पूरी दुनिया को दिया। आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो, यहां से क्वेश्चन बनेगा जीरो किसने डिस्कवर्ड किया? सो द आंसर विल बी आर्यभट्ट। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स वाज डिस्कवर्ड बाय सेज नेम Gruthsamad. The ancient Indian mathematicians have decided the names of the numbers made up by placing 53 zero after 1. एक के पीछे संख्या, एक के पीछे 53 जीरो लगा करके उसे क्या बोला जाता है, ये भी डिस्कवरी इंडिया ने की। और गुरुत्समद नाम के जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ही एंशिएंट टाइम में मैथमेटिक्स की फील्ड में 1 के पीछे 53 जीरो लगा करके क्या कहते हैं वो बताया था। नेक्स्ट, डेसिमल सिस्टम हैड बीन सीन फॉर मेजरिंग एंड वेटिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैड बीन फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो हमारे जो फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसे द्रविडियंस मैनेज किया करते थे, उस जमाने में भी व्यापार, ट्रेड हुआ करता था, और ट्रेड बिना वजन या डेसिमल सिस्टम के हो ही नहीं सकता। मान लो कि अगर किसी को 1.5 kg कोई कमोडिटी देनी है, तो 1.5 kg में 1.5 आया, ये जो पॉइंट है यही तो डेसिमल सिस्टम है। इट मींस मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में, आज से 2500-3000 साल पहले की बात, ट्रेड के दौरान डेसिमल सिस्टम का, नंबर सिस्टम का, साथ ही वेट यानी वजन का इस्तेमाल होता था। तो डेसिमल, वेट सिस्टम, नंबर सिस्टम, इन सभी चीजों का उपयोग एंशिएंट टाइम से भारत करता आ रहा है और इसकी डिस्कवरी भी भारत ने की है। भास्कराचार्य हैज रिटन बुक्स लीलावती गणित, यहां से क्वेश्चन बनेगा। भास्कराचार्य ग्रेट मैथमेटिशियन, इन्होंने लीलावती गणित, साथ ही बीज गणित नाम की किताब लिखी 1150 AD में। ये दो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से यहां पे क्वेश्चन बनेंगे। ही डिस्कवर्ड साइन ऑफ प्लस, इट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इट मींस माइनस। ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस द टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। बोधायन डिस्कवर्ड थ्योरम, जिसे हम आज ट्राइंगल पॉलिसी या ट्राइंगल थ्योरम के नाम से जानते हैं, जिसे बोधायन थ्योरम के नाम से जाना जाता था एंशिएंट टाइम में, जिसके डिस्कवरी भी भारत में हुई। और इसके जो डिस्कवर्ड थे वो करने वाले थे आपके ब्रह्मगुप्ता। आप स्तंभा हैड डिसाइडेड द मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफिशियल पिट्स, जिसे हम यज्ञ वेदीज कहते हैं, इसका इस्तेमाल वैदिक यज्ञों के समय में किया जाता था। साथ ही इट ऑल्सो कंसिस्ट एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। आर्यभट्ट हैड मेंशन द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, जिसे एक्यूरेटली मेजर कर पाना तो मुश्किल है, बट 3.14 जिसकी वैल्यू आती है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, जो पाई की वैल्यू है, वो पाई की वैल्यू मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। इस पाई की वैल्यू देने वाले आर्यभट्ट, और पाई की वैल्यू जो है वो 22/7, जिसको अप्रॉक्स हम 3.14 भी कहते हैं। नेक्स्ट, उनकी जो किताब थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम, इस नाम की किताब में उन्होंने पाई की वैल्यू मेंशन की है और तमाम चीजों को उन्होंने मेंशन किया है। ही ऑल्सो प्रोपाउंडेड दैट पाई इज कांस्टेंट टू शो द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो पाई का जो डेफिनेशन है आर्यभट्टियम नाम की किताब में आर्यभट्ट ने बताया। तो पाई का क्या डेफिनेशन दिया उन्होंने डेफिनेशन दिया कि पाई इज कांस्टेंट टू शो द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर बताता है पाई, इसको मेंशन किया उन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टियम में।
उसके अलावा मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एटसेट्रा, ये तमाम चीजें भी मेंशन है। साथ ही अष्टांग मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्यभट्ट इन his work, hence Aryabhatta is known as a father of mathematics। यहां से क्वेश्चन बनेगा who is known as father of mathematics, तो आर्यभट्ट जाने जाते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से। उन्होंने अपनी किताब अष्टांग, जिसमें 8 अलग अलग तरीके के मेथड्स को उन्होंने बताया है, इसलिए इस किताब का नाम अष्टांग किताब या अष्टांग मेथड के नाम से इस किताब का नाम रखा गया था। मोरओवर ही हैड रिटन मैनी अदर बुक्स लाइक दश गीतिका एंड आर्यभट्टियम, उसके अलावा दश गीतिका और आर्यभट्टियम नाम की भी किताब उन्होंने लिखी। He has described main principles of astronomy in short in his book named आर्य सिद्धांता। उन्होंने कुछ कुछ एस्ट्रोनॉमी की भी फील्ड में काम किया है। एस्ट्रोनॉमी एक फील्ड है जिसमें हम प्लैनेट्स के मोशन के बारे में इन डिटेल देखते हैं, उसमें कुछ मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं, और ये जो पूरा एस्ट्रोनॉमी साइंस है ये अपने आप में ऑब्जर्वेशन और प्लैनेट के मोशन पे बेस्ड है। तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की भी फील्ड में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और जिस किताब का नाम है आर्य सिद्धांता, उस किताब में उन्होंने अपनी एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड जो डिस्कवरीज है, थॉट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको मेंशन किया है। He found the solution of fundamentals of mathematics, arithmetic and geometry। तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्री के रिलेटेड कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनको सॉल्व किया था आर्यभट्ट ने। Apart from this, various aspects of mathematics had been discussed by many scholars in their works। इसके अलावा भी कई किताबें भारत में लिखी गई, कई एक्सपर्ट्स के द्वारा, कई मैथमेटिशियंस के द्वारा, जो कि भारत में मैथमेटिक्स की फील्ड में पूरी दुनिया को दिया जाने वाला ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। अमॉन्ग देम द स्कॉलर्स लाइक बोधायन, अपा स्तंभ एंड कात्यायन, साथ ही भास्कराचार्य एंड ब्रह्मगुप्ता आर इंक्लूडेड। इसके अलावा इन तमाम लोगों का नाम गिवन है जिनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत महान रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ किताबें हैं अदर साइंसेस, यानी कि साइंस के रिलेटेड या साइंस संबंधित कुछ किताबें लिखी गई है भारत में, भारत के सेजेस के द्वारा, जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में रहा है। तो यहाँ पे कुछ किताबें हैं। पहली किताब प्रजनन शास्त्र, प्रजनन शास्त्र जो कि प्रेगनेंसी के रिलेटेड है ऐसा हम कहते हैं। तो प्रजनन शास्त्र नाम की जो किताबें हैं वो ब्रह्म भ्रव्य पंचाल जी ने लिखी थी। चिकित्सा संग्रह, इसमें जो चिकित्सा के रिलेटेड चीजें हैं वो बताई है, और ये है चक्र पनिदत्ता नाम के ऑथर ने लिखा है। कामसूत्र, ये जो है किताब वात्स्यायन जी ने लिखा है, और यहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनता है। तो कामसूत्र नाम की किताब वात्स्यायन जी ने लिखी है। वृक्ष आयुर्वेदा, ये जो किताब है इसे लिखी है महर्षि पराशर ने। साथ ही योग शास्त्र नाम की किताब लिखी है महर्षि पातंजलि जी ने, और यंत्र सर्वस्व नाम की किताब लिखी है महर्षि भारद्वाज जी ने। काल गणना नाम की जो किताब है वो लिखी है शक मुनि ने। तो ये तमाम किताबें हैं, यहां से क्वेश्चंस समटाइम बनते हैं। नेक्स्ट, India's contribution in the field of astronomy and astrology in ancient time। प्राचीन समय में भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इस टॉपिक में हम यही देखने वाले हैं। एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस, यहां से क्वेश्चन बनेगा विच साइंस इज मोस्ट एंशिएंट साइंस। तो साइंस की एक ब्रांच है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी, जो सबसे पुरानी साइंस मानी जाती है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने जब आसमान को देखा और आसमान में चमकते हुए अलग अलग सितारे, प्लैनेट्स को देखा, और इसे देखने के बाद उनके ऑब्जर्वेशन के बेस पे कुछ चीजें बनाई, और उन चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम सभी लोगों ने काफी मेहनत की, और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन था इन चीजों का, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया जिसे हम आज एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं, कि हर एक प्लेनेट का, मास ऑब्जेक्ट का लाइफ पे असर पड़ता है, और वो असर कैसा होता है, क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी उसी के बारे में बात करती है।
साथ ही मैनी वर्क्स ग्रंथ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटन इन इंडिया, जो कि प्लैनेट के मोशंस को बताता है और मोशन के रिलेटेड सभी चीजों को समझाने की कोशिश करता है। एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डीप स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी वॉज मेड बाय इंडियन एंशिएंट यूनिवर्सिटी। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों अलग अलग साइंस है। एस्ट्रोनॉमी प्लेनेट और प्लेनेट के मोशंस के बारे में समझता है, उसका इफेक्ट समझने की कोशिश करता है। एस्ट्रोलॉजी जिसे हम ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल अलग है। तो ये जो ज्योतिष विज्ञान है ये कहता है कि जो प्लैनेट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका असर ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है और ये असर क्या होगा, कैसा होता है, ये जनरली उसके रिलेटेड साइंस है। हालांकि हम साइंस में पढ़ते भी है कि दो मास ऑब्जेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, तो हर एक चीज का दूसरे चीज पे कुछ ना कुछ असर होता है। तो एस्ट्रोलॉजी जनरली इस तरीके का विज्ञान है। और एस्ट्रोनॉमी जो है वो अपने आप में खगोल शास्त्र या खगोल विद्या के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम स्पेस यूनिवर्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोशंस को समझते हैं और उनके बारे में जानते हैं। प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स, constellations and other celestial objects were used for calculation through which astrology and astronomy were developed remarkably। हम सब जानते हैं कि आकाश में दिखने वाले जो celestial objects हैं, उन objects को ऑब्जर्व करते हैं, उनके मोशन को, उनके इफेक्ट को, उनके हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, ये तमाम प्रोसीजर से होता हुआ ये दो साइंस डेवलप किया जिसे हम एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। Predictions were made on the basis of planetary movements। तो प्लेनेट के जो मोशंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उसके बिहाफ पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो ये एक तरीके का साइंस है। आर्यभट्ट मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आर्यभट्ट का ग्रेट या रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है, हमने देखा है। So the first Indian satellite was named Aryabhatta on his name। तो उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन होने की वजह से जो भारत का पहला सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट के नाम से लॉन्च किया गया था। यहां से क्वेश्चन बनता है। He declared that the earth rotates on its own axis and he proved that the basic reason of lunar eclipse is the shadow of the earth। बहुत बेसिक चीज उन्होंने बताई जो कि हम 6, 7, 8 की साइंस में पढ़ते हैं कि जो लूनर एक्लिप्स है, जैसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, उसके पीछे कोई डीमन नहीं है, जैसे कि हमारा एंसेस्टर्स मानते थे। कोई डीमन नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस ये अर्थ का शेडो है जिसकी वजह से हमें लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है। साथ ही इन्होंने एक और चीज बताई जिसे हम कहते हैं अर्थ का रोटेशन इट्स ओन एक्सिस, यानी अपनी ही धुरी पे पृथ्वी घूमती है। ये बात भी आर्यभट्ट जी ने हमें बताई थी। नेक्स्ट, eclipse is the shadow of the earth which was addressed as अजरभार by the scholars। किसने एड्रेस किया था? अजरभार स्कॉलर्स थे। In the same manner, ब्रह्मगुप्त popularized the law of gravitation in his book ब्रह्म सिद्धांता। तो ब्रह्म सिद्धांता नाम की किताब में ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया था ग्रेविटेशन के बारे में। हालांकि इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाद में हमें न्यूटोनियन फिजिक्स में यानी न्यूटन जी द्वारा मिला, ये हम जानते हैं। लेकिन एक थियोरेटिकल जो कंसेप्ट था कि अर्थ का एक स्वभाव है, एक टेंडेंसी है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, इस जो बेसिक चीज को समझाया हमें वो थे ब्रह्मगुप्त और उनकी किताब थी ब्रह्म सिद्धांता। तो इन्होंने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं दिया, लेकिन इन्होंने एक नॉर्मल सी बेसिक सी थियरी हमें दी कि अर्थ का स्वभाव है कि वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। वराह मिहिर was the great astrologer and astronomer who divided astrology into 3 sections। वराह मिहिर एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ये 3 सेक्शंस है तंत्र, होरा एंड संहिता। तो ये सब्जेक्ट को 3 अलग अलग सेक्शंस में वराह मिहिर ने डिवाइड किया है, जिसमें हमने देखा तंत्र, होरा एंड संहिता। हिज ग्रंथ नेम बृहद संहिता। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, किताब लिखा, उसका नाम था बृहद संहिता। गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स ऑन मैन्स फ्यूचर। तो इंसान के भविष्य पे प्लैनेट्स का कुछ असर होता है, ये उन्होंने अपनी किताब ब्रह्म सिद्धांता में हमें बताया है।
his characteristics, various classes of animals, the time of marriage, ponds, wells, gardens, goods omen for sowing. तो यहां पर उन्होंने बताया कि जो मोशन या मूवमेंट्स ऑफ प्लेनेट है उसका असर इंसानी जीवन पे पड़ता है, इंसान के भविष्य पे पड़ता है, इंसान के प्रेजेंट पे पड़ता है। इसलिए अपने आप में एक साइंस डेवलप हुई बाद में, जैसे हम वास्तुशास्त्र के नाम से जानते थे। तो वराह मिहिर ने कुछ चीजें बताई जिसके द्वारा हम क्या क्या डिसीजंस ले सकते थे। तो डिसीजंस ले सकते थे लाइक टाइम ऑफ मैरिज, शादी का समय क्या होगा, ये भी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू डिसाइड किया जाता था। साथ ही पोन्स, वेल्स, गार्डन्स और सही समय खेती करने का, बीज बोने का, इन तमाम तरीके के प्रोसीजर को हम कैरी आउट करते थे, ये देख करके कि यूनिवर्स में प्लैनेट के मोशंस किस तरीके से हैं और इनका इफेक्ट हमारे एक्शंस पे क्या होगा। तो एक्शंस लिए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। अब टॉपिक आता है वास्तुशास्त्र, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि बाद में ये वास्तुशास्त्र अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया, और हम सब जानते हैं कि वास्तु जो है वो घर की दिशा दशा तय करता है कि जमीन पे घर बनाना चाहिए, किस जगह पे गार्डन हो, किस जगह पे एंट्रेंस हो, किस जगह पे एग्जिट हो, किचन की दिशा क्या हो, वॉशरूम की दिशा क्या हो, पूजा रूम सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहाँ हो, डाइनिंग रूम कहाँ हो। ये तमाम तरीके की जो दिशा दशा तय करने आती है वो वास्तुशास्त्र के द्वारा लिया जाता है। देयर इज एन इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। इट इज एन इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हम सब जानते हैं कि इमेंस कंट्रीब्यूशन वास्तुशास्त्र के फील्ड में इंडिया का रहा है, साथ ही ये पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वास्तुशास्त्र ऑफ इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, डिग्निफाइड एंड प्रेज्ड बाय मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वास्तुशास्त्र अपने आप में एक साइंस है, ऐसा मानते हैं। साथ ही दुनिया के कई देशों ने इसे अडॉप्ट किया है, जो कि भारत का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। साथ ही ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा हैव मेड यूनिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। ये सारे इंडियन गॉड के नाम यानी भगवान के नाम दिए हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन वास्तुशास्त्र के फील्ड में बहुत माना जाता है। दे हैव प्रोपगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ड्वेलिंग, टेम्पल, प्लेस, अश्वशाला, फोर्ट्स, स्टोर हाउस ऑफ अम्यूनेशन एंड द टाउन प्लानिंग। तो ये जो वास्तुशास्त्र है ये कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स को बताता है कि कोई चीज कहां कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें। तो ड्वेलिंग यानी रहने को जो घर हम बनाते हैं, टेम्पल्स, उसके बाद कुछ ऐसे पैलेस, साथ ही अश्वशाला, फोर्ट्स, स्टोर हाउस ऑफ एम्यूनेशन जहां पे हम माल सामान रखते हैं, और जो टाउन प्लानिंग है, शहर की जो प्लानिंग है वो किस जगह पे किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तमाम तरीके की चीजें वास्तुशास्त्र एक्सप्लेन करता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र इज मेंशन इन बृहत संहिता। राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ रिसीव्ड दिस साइंस। तो ध्यान रखना है, वास्तुशास्त्र को अगर आपको समझना हो तो कौन सी किताब आप रेफरेंस बुक के तौर पर ले सकते हैं। सो द आंसर विल बी बृहत संहिता। इस किताब में मेंशन है वास्तुशास्त्र की अलग अलग एक्टिविटीज को, स्टेप्स को, कंस्ट्रक्शंस के प्लान को। इस बृहत संहिता को राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ यानी मेवाड़ के जो राणा थे, इन्होंने इस साइंस को क्या किया, तो इस साइंस को उन्होंने आगे बढ़ाया। 15वीं सेंचुरी में देखा था हमने। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड। यहां से क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड, सो द आंसर विल बी विश्वकर्मा। पहले जो गॉड माने जाते हैं आर्किटेक्ट के, वो माने जाते हैं विश्वकर्मा। ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इनटू 8 सेक्शन। उन्होंने वास्तुशास्त्र को कितने भाग में बांटा है? 8 अलग अलग सेक्शंस में बांटा है। इन्हें हम देखते हैं। वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक सिलेक्शन ऑफ प्लेस, शेप्स, स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स, टेम्पल्स, ब्रह्म स्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम एटसेट्रा। ये 8 अलग अलग सेक्शंस में इन्होंने यानी कि विश्वकर्मा जी ने वास्तुशास्त्र को बांटा है। किन 8 चीजों में बांटा है? तो
सिलेक्शन ऑफ प्लेस यानी जगह कहां और कैसी होनी चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, आकार कैसा होना चाहिए, साथ ही प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स यानी जो अलग अलग चीजें हम वहां बनाते हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग, ये भी एक सेक्शन में उन्होंने बांटा है। टेम्पल्स कहां होना चाहिए, मंदिर कहां बनाया जाए, ब्रह्म स्थान यानी हम सबके जो कुल देवी या देवता होते हैं उनका स्थान कहां होना चाहिए, साथ ही डाइनिंग रूम एंड बेडरूम, ये दो चीज कहां होनी चाहिए, ये लोकेशन सिचुएशन प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो। ऐसे 8 अलग अलग सेक्शन में विश्वकर्मा जी ने वास्तुशास्त्र को बांटा है। Are mentioned as the time passes by changes are taking place regarding the principles and understanding of Vastu Shastra. Now it is being adopted by the foreigners. तो समय के साथ इसमें कुछ बदलाव भी हुए और विदेशियों ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाया और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने घर, अपना डाइनिंग रूम, अपना जो ब्रह्म स्थान होता है, टेम्पल्स होता है, बेडरूम्स होता है, इसको बनवाना शुरू किया। Ancient Indian knowledge of science has been accepted by the world. जो प्राचीन नॉलेज या ज्ञान का भंडार देश ने हमारे पूरे विश्व को दिया, वो आज पूरी दुनिया सल्यूट करती है, अडॉप्ट करती है। साथ ही हमारा ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, सर्जरी इन फील्ड में था, इसे मानती है। इंडियन कल्चर इज वेरी वास्ट एंड हेट्रोजिनस। हम सब जानते हैं कि भारत का जो कल्चर है वो बहुत वास्ट है, बहुत हेट्रोजिनस है, मतलब अलग अलग लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं। इट इज अ ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन, ट्रेडिशनल आइडल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विच इज रेयरली सीन इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, हेट्रोजिनस कल्चर है, ये दुनिया के बहुत रेयर देशों में देखा जाता है जो भारत अपनाया है। टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स इज सीन इन अवर कल्चर। तो जो हमारी सहिष्णुता है, बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, साथ ही हमारा जो रिलीजियस बिलीफ है, एक दूसरे धर्म के प्रति जो सम्मान करने का भाव है, आदर की जो भावना है, ये भी दुनिया के बहुत रेयर देशों में हमें देखने को मिलता है और यही कॉन्सेप्ट भारत को यूनिक बनाता है, डिफरेंट बनाता है। In spite of having diversity in religion, lifestyle and values, we see unity in our country. We should not forget that Indian culture reflects unique features of unity in diversity. हम कह सकते हैं कि भारत अपने आप में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एकता, अलग अलग विभिन्न विभिन्न डिफरेंट चीजें होने के बाद भी हम यूनाइट हैं। अखंडता में एकता जिसे हम कहते हैं, इसका संदेश भारत पूरे विश्व को देता है और आई होप कि आगे भी देता रहेगा। थैंक यू। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।